हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर फर्स्ट ऑफ द रियल आंसर चल रहा था। नेक्स्ट अपने पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3.27 और राजस्थान 2009 में पूछा गया है। अच्छा एग्जांपल है और एक बेसिक एग्जांपल है। मतलब ये जो अपना एक क्वेश्चन है, इसके ऊपर डिपेंडेंट अपन को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको अच्छे से समझिएगा, फिर अपन एक एक करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमसे ये करा है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, अनुक्रम एक्सएन, एक सीक्वेंस एक्सएन हमारे पास है जिसकी जो nth टर्म या nवां पद xn है वो है 2n-7 अपॉन 3n+2 फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। मतलब xn इक्वल टू है 2n-7 अपॉन 3n+2 जहां n बिलोंग कर रहा है कैपिटल n में। तीन चीजें प्रूव करनी है कि एक तो जो आपका सीक्वेंस वाला xn जो है ये एक दिष्ट वर्धमान होना चाहिए, मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होना चाहिए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होना चाहिए। दूसरी चीज कह रहा है परिबद्ध, मतलब बाउंडेड होना चाहिए। तीसरी चीज आपसे अभिसारी, मतलब कन्वर्जेंट होना चाहिए। और चौथी चीज कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सएन इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2/3। ठीक है, सबका मैं आपको मतलब समझा देता हूं। एक दिष्ट वर्धमान का मतलब होता है कि, या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि टर्म्स जो हैं या जो वैल्यू जो है टर्म्स की वो बढ़ती चली जाए। मतलब दूसरा पहले से बड़ा, मंदिर सीढ़ी वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने कि दूसरी सीढ़ी पहले सीधी से बड़ी, तीसरी वाली पहले दूसरे से बड़ी, तो पहले से बड़ा दूसरा, दूसरे से बड़ा तीसरा, तीसरे से बड़ा चौथा, चौथे से बड़ा पांचवा, इस तरीके से यदि वैल्यू बढ़ती चली जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो पिछली वाली टर्म से, लास्ट टर्म से बड़ी होनी चाहिए, अगला पद पिछले पद से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, परिबद्ध का मैंने आपको समझा ही रखा। बाउंडेड का सीधा सा सिस्टम है कि नीचे से परिबद्ध हो और ऊपर से परिबद्ध हो। मतलब कोई नंबर ऐसा मिल जाए जिससे सारी वैल्यूज बड़ी हैं और कोई नंबर ऐसा मिल जाए जिससे सारी वैल्यूज छोटी हैं। मतलब दोनों तरफ से बाउंड कर दिया, ऊपर से और नीचे से, और बीच में अपना सीक्वेंस है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं कि वो बाउंडेड सीक्वेंस है, परिबद्ध अनुक्रम है। ठीक है, थर्ड अपने पास है अभिसारी, और एक थ्योरम अपन प्रूव कर चुके हैं कि कोई सीक्वेंस यदि एक दिष्ट वर्धमान है और परिबद्ध है तो वो अभिसारी होगा। नहीं कि तो मैं आपको ध्यान दिला देता हूं, याद रखना कि कोई भी सीक्वेंस यदि एक दिष्ट वर्धमान है और परिबद्ध है तो वो डेफिनेटली अभिसारी होगा या फिर कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, और लिमिट वाला कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे। तो अब एक एक करके अपन 1 बाय 1 सबको सॉल्व करना चालू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सॉल्यूशन देखो इसका कि यहां हमारे पास xn इक्वल टू कितना है कि सर xn इक्वल टू है 2n-7 अपॉन 3n+2, जिसमें n बिलोंग कर रहा है अपना कैपिटल n में। व्हाट इज कैपिटल n कि सर कैपिटल n प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, और जो n है उसकी वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रखी जाएगी। अब एक दिष्ट वर्धमान का मतलब क्या है कि जो अगली टर्म है पिछली से बड़ी होनी चाहिए। अपन एक एक करके टर्म्स निकालते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने n इक्वल टू 1 रखा, तो x1 कितना आएगा कि सर 2-7 मतलब माइनस का 5, और 3 एकम 3 और 2 7, तो माइनस का 5/7 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अपन n इक्वल टू 2 रखते हैं, तो x2 कितना आएगा, इधर 2 दूनी 4 में 7 गए तो माइनस का 3, और 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। उसके बाद मैंने n इक्वल टू 3 रखा, तो इस पर कितना आएगा x3, इधर 3 दूनी 6 में 7 गए तो माइनस का 1, और 3 3 और 2 11। अगर मैं n इक्वल टू 4 रखता हूं तो x4 कितना आने वाला है, इधर 4 दूनी 8 में 7 गए तो 1, और 4 3 12 और 2 14। तो वैल्यू देखो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। देखो पहले नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव आ गई ना, तो डेफिनेटली वैल्यू बढ़ रही है। मतलब आप लिख सकते हो कि यहां, कि भैया यहां कि जो x1 है उससे बड़ा है x2, उससे बड़ा है x3, उससे बड़ा है x4। ऐसी वैल्यूज क्या होती जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही है। तो मुझे इससे ये तो पता लग गया कि ये वर्धमान है। ठीक है, लेकिन अब अपन को ये भी चाहिए, ऐसा नहीं अपन 4 से चेक कर लिया, क्या पता आगे जाके कोई टर्म ऐसी आ जाए जो इक्वल आ जाए, कुछ ऐसा सीन आ जाए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म से बड़ी है या फिर नहीं है, मतलब अगला पद पिछले पद से बड़ा है या नहीं है, ये अपन को यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, तो देखिएगा उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने एक एग्जाम्पल आपको कराया भी है कि यहां अपन एक चीज उठा रहे हैं कि xn+1 में से xn माइनस करके देख रहे हैं। xn+1 में से मैं क्या माइनस कर रहा हूं, xn माइनस कर रहा हूं। अब xn+1 क्या बनेगा, xn+1 बनेगा 2, देखते जाओ, 2 इंटू n+1 -7 अपॉन 3 इंटू n+1+2। मतलब xn+1 हमारा क्या बनेगा, n की जगह n+1 रख दो, माइनस करना है मुझे xn, तो माइनस का xn कितना हो जाएगा, 2n-7 अपॉन 3n+2। अच्छा सॉल्व करेंगे अपन इसको, तो ये आ गया 2n+2 -7 माइनस का 5, तो ये 3n प्लस का 5 हो गया।
माइनस का 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस का 2। यहाँ से एक्चुअल में निकालना क्या चाह रहा हूँ, अभी 1 मिनट का वेट और कीजिए, जब आ जाएगा ना लास्ट रिजल्ट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। एलसीएम कितना आने वाला है कि सर 3n प्लस 5 और 3n प्लस का 2, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 2n माइनस 5 और 3n प्लस का 2 माइनस का 2n माइनस 7 और 3n प्लस का 5। ठीक है, चलो तो 2n इंटू 3n कि सर 6n स्क्वायर और 2n इंटू 3n कि सर माइनस का 6n स्क्वायर कट गया। अब शॉर्ट करना सीखो, बड़े हो गए सेकेंड ईयर में। 2n इंटू 3n 6n स्क्वायर, 2n इंटू 3n 6n स्क्वायर, तो पॉजिटिव 6n स्क्वायर से नेगेटिव 6n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2n गुणा 2 4n, माइनस का 5 गुणा 3n 15n, 2n इंटू 2 4n और 5 इंटू माइनस 3 माइनस का 15n, तो 4n में से 15n गए तो माइनस के 11n बचेंगे। क्या बचेंगे? माइनस के 11n। इधर लिख देता हूँ माइनस के 11n। ये कैलकुलेशन आप चाहो तो भले सॉल्व करके लिख लेना, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, एक दो स्टेप आपके बढ़ेंगे। 2 पंजे कितने हो गए 10n और 7 तिया कितने हो गए 11n। 10n में से 11n गए तो कितने बचे, सॉरी 21n गए तो 11n बचे माइनस के, माइनस 13 तो प्लस के 11n से 11n कट गया। ठीक है, सॉल्व कर लेना, मिल जाएगा आपको। 5 दूनी कितने हो गए माइनस के 10 और 7 पंजो कितने हो गए 35, माइनस के प्लस के, सर प्लस के भाई 7 पंजो 35 माइनस माइनस प्लस हो गए तो 35 तो ये रहे, और माइनस के कितने हो गए 10, तो माइनस प्लस के बचे कितने 25 और बटे कितना कि सर 3n प्लस 5 और 3n प्लस 2। और ध्यान से देखिए वैल्यू 0 से बड़ी है। क्यों है ये वैल्यू 0 से बड़ी? पॉजिटिव वैल्यू है ये, क्योंकि 25 तो पॉजिटिव है ही, 3n प्लस 5 भी पॉजिटिव है, 3n प्लस 2 भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि n जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें? नेचुरल नंबर में। आप कोई सी भी प्राकृत संख्या यहाँ पर रख दो, आपको ये वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। मतलब आप कह सकते हो कि जो xn प्लस 1 है माइनस xn मैंने किया तो 0 से बड़ा आ रहा है, तो ये इंप्लाइज करेगा कि xn प्लस 1 माइनस साइन को उधर भेजो, ग्रेटर देन xn। ठीक है जी, तो आप इसे क्या कह दोगे? अतः अनुक्रम xn कैसा है कि सर अतः अनुक्रम xn अभिसारी है। अतः अनुक्रम xn अभिसारी है। ये बात आपको यहां पर क्लियर हो गई। क्लियर? नोट कीजिए, कोई डाउट है दोबारा से देख लेना इसको, हल्का सा, ज़्यादा कोई खास काम मैंने किया नहीं है। सबसे पहले तो मैंने n की वैल्यू 1 2 3 4 रख के चेक करी, फिर मैंने देखा वैल्यूज क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, वैल्यूज बढ़ती जा रही है। ठीक, फिर मैंने क्या किया, xn प्लस 1 में से xn को माइनस किया, xn प्लस 1 ये रहा, xn ये रहा, माइनस करके देखा तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, ये पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है, 0 से ग्रेटर आ रहा है, तो xn प्लस 1 माइनस xn 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसको मैंने उधर ट्रांसफर किया, तो xn प्लस 1 ग्रेटर देन xn। मतलब क्या हुआ, सॉरी अभिसारी नहीं, सॉरी अभिसारी नहीं, एक दिष्ट वर्धमान। कैसा भैया? एक दिष्ट वर्धमान। ठीक है, मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है हमारा। नेक्स्ट टर्म ये xn प्लस 1 xn की, तो ये नेक्स्ट टर्म पिछली टर्म से बड़ी है, अगला पद पिछले पद से बड़ा है, इस वजह से क्या है, ये एक दिष्ट वर्धमान है। इसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। 2n को 3n से करेंगे कितना आएगा, 6n स्क्वायर आएगा, और 2n को 3n से करोगे तो 6n स्क्वायर आएगा। ये वाला नेगेटिव आ रहा है, ये वाला पॉजिटिव आ रहा है, कट जाएगा। 2n को 2 से किया तो 4n, माइनस 5 को 3n से किया तो 15n, 4n में से 15n गए तो माइनस के 11n। ठीक है जी, 2n को 5 से किया तो 10n, माइनस 7 को 3n से किया तो माइनस के 21n, 10 में से 7 गए 21 गए तो माइनस के 11n, और माइनस ये रहा बाहर तो प्लस के 11n, प्लस के 11n से माइनस के 11n कट गए। माइनस का 5 गुणा 2 माइनस के 10 आएंगे, माइनस के 7 गुणा 5 माइनस के 35 आएंगे, 35 और प्लस के 35 हो जाएंगे, वो 35 में से जाएंगे 10 तो कितने बचेंगे 25। तो ये अपना फर्स्ट जो ये पूछ रहा था कि एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम में, ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। ठीक है, नोट करिए, फिर अपन नेक्स्ट सेकंड पे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब हमें परिबद्ध दिखाना है, मतलब बाउंडेड दिखाना है। तो बाउंडेड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नीचे से परिबद्ध हो, मतलब लोअर बाउंड हो, और ऊपर से परिबद्ध हो, मतलब अपर बाउंड भी हो। नीचे से परिबद्ध हो, ऊपर से परिबद्ध हो, तो वो क्या होता है कि सर उसको परिबद्ध या फिर बाउंडेड अपन बोल देते हैं। मतलब कोई नंबर ऐसा मिलना चाहिए जिससे सारे के सारे सीक्वेंस की टर्म बड़ी है, और एक नंबर ऐसा भी मिलना चाहिए जिससे सारे सारे सीक्वेंस की टर्म छोटी है। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से कि यहां देखो कि यहां सेकेंड वाला प्रूव कर रहा हूं मैं ना, सेकेंड वाला देख रहे हैं अपन। जब आपने n की वैल्यू पुट करी थी 1 2 3 4, तो आपको xn क्या क्या मिला था कि सर ये कुछ इस तरीके से मिला था, xn इक्वल, यदि मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं, 1 रखता हूं, तो 2 में से 7 गए तो माइनस का 5,
बटे 3 एकम 3 और 2 कितने हो गए -5। तो ये माइनस का 1 आ गया था, आया था नहीं आया था कि सर माइनस का 1 आ गया। वहां पे शायद है ना अपन ने एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 एकम 2 में 7 गए तो माइनस का 5, एन की वैल्यू 1 रखोगे 3 एकम 3 और 2 5, तो 5 -5 बटे 5 कितना हो गया -1। सही कर लेना उसको ना सर, वहां पर -1 ही आएगा। मैंने -1 बटे 7 या फिर कुछ ऐसा लिख दिया था, देख लेना एक बार। अगर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 में 7 गए तो कि सर -3, और नीचे 2 रखा तो 2 3 6 और 2 8 हो गए। नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली है कि सर यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो 3 दूनी 6 में से 7 गए तो -1, ठीक है, और 3 3 9 और 2 कितने हो गए 11 हो गए। अगली टर्म क्या आने वाली है कि सर मैं रखूंगा 4, 4 दूनी 8 में 7 गए तो 1, और 4 3 12 में से 2, 12 और 2 कितने हो गए 14। तो ऐसे ये वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इन सब में सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है कि सर सबसे कम वैल्यू -1 है, बाकी जो सारी की सारी वैल्यूज है वो -1 से बढ़ती चली जा रही है ना। तो नीचे से इसको किसने बाउंड कर दिया -1 ने, नीचे से उसको कितने बाउंड कर दिया -1 ने। बात समझ में आएगी नहीं है भाई। ये जो वैल्यू चल रही है इसकी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, और जब पहले तो नेगेटिव थी, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और ये वैल्यूज क्या हो रही है बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है -1। इसका मतलब क्या हुआ -1 ने इसको नीचे से बाउंड कर दिया कि भैया सबसे नीचे -1 है, उससे नीचे कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां स्पष्ट है कि जो -1 लेस देन इक्वल टू xn, कि जो xn की वैल्यू है वो -1 से बड़ी या फिर उसके बराबर है। ये तो बराबर है, बाकी सारी वैल्यू इससे बड़ी है, ठीक है। तो नीचे का तो पता लग गया मुझे कि सर नीचे तो -1 ने इसको बाउंड कर दिया। अब आते हैं अपर बाउंड कौन करेगा, उसके लिए ध्यान से समझिएगा, अपना ध्यान से देखना। इसका देखो अपर बाउंड निकालने का तरीका हर क्वेश्चन में अलग अलग मिलेगा आपको। तो पहले अपन बहुत सिंपल और बहुत बेसिक तरीका सीख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 2n - 7 अपॉन 3n + 2। आप लोग एक काम करिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8-10 क्वेश्चन है, ठीक है, उनमें उनके अपर बाउंड आप ध्यान रख लेना। कई बार आपको लोअर बाउंड ध्यान रखने पड़ेंगे या अपर बाउंड ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें तो मैं बता रहा हूँ कैसे निकलेगा, फिर बाकी क्वेश्चंस को आपको यदि फास्ट करना है और नंबर अच्छे लाने हैं तो आप उनको याद ही रख लेना, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं, 2-3 मेथड्स बनेंगे उनको निकालने के। अच्छा सुनिएगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या कि 2n, मैंने एक काम किया n + 2 जोड़ा और n घटाया, मतलब मैंने n जोड़ा n घटाया, 2 जोड़ा 2 घटाया। कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो कि मुझे नीचे जैसा बनाना है इसको, n जोड़ा n घटाया, n + किया n माइनस किया, 2 + किया 2 माइनस किया, तो xn इक्वल टू क्या बनने वाला है कि सर 2n और n कि सर 3n, और प्लस कितना 2, एक साथ लिख लिया मैंने। अच्छा ये कितना माइनस साइन n और प्लस कितना 9 बटे कितना कि सर 3n + का 2। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी कि सर आगे समझ में। देखो 2n और n कितने हो गए 3n हो गए, प्लस का 2 मैंने साथ में लिख लिया, इसमें से और इसमें से माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर n बचेगा, यहाँ 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। मतलब xn इक्वल टू मेरे पास आने वाला है, ये अपॉन ये करेंगे तो 1 - n + 9 अपॉन 3n + 2, और फॉर ऑल n बिलोंग करेगा किसमें n में। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है सर। अब मुझे एक बात समझाइए, आप यहाँ पर n की वैल्यूज क्या क्या रखोगे कि सर हम तो 1 2 3 4 5 ऐसे 10 100 1000 ऐसे रखेंगे, 1 2 3 4 5 7 8 हो गए। जब भी आप इन वैल्यूज को रखोगे तो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है कि सर ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आने वाली है, मतलब धनात्मक आएगी, ठीक है। और जब इस पॉजिटिव वैल्यू को 1 में से माइनस किया जाएगा, जब इस धनात्मक मान को यदि 1 में से घटाया जाएगा तो जो पूरी वैल्यू है वो तो 1 से छोटी आएगी। नहीं ये बात समझ में, दोबारा समझ लेना, ये पूरी की पूरी जो ये वैल्यू ये पॉजिटिव है, उसके आगे माइनस साइन लग रहा है लेकिन ये खुद तो पॉजिटिव है, ठीक। ये जो पॉजिटिव वैल्यू है आप इसमें n का कुछ भी मान रख लो, 1 में से घटाने पर, आप इसमें n का कुछ भी मान रख लो, 1 में से घटाने पर वो मान हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। अरे 1 में से मैं कुछ भी माइनस करूं, ठीक है, नेगेटिव को छोड़ के, तो नेगेटिव माइनस करोगे तो प्लस हो जाता है, लेकिन ये नेगेटिव है ही नहीं है तो पॉजिटिव वैल्यू है। 1 में से मैं कुछ भी माइनस करूं तो हमेशा 1 में से माइनस करने का मतलब 1 में से कम कर रहा हूं, 1 में से कम कर रहा हूं, तो 1 में से कम यदि मैं करूंगा तो निश्चित रूप से जो पूरी वैल्यू है वो 1 से छोटी आएगी, सही है ना। अच्छा सर आपने 1 ही क्योंकि आप 2 भी तो कर सकते थे, कर लो 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको ऐसे सेट कर लो कि 2 आ जाए, यहाँ पे 2 में से माइनस करने पर 2 से छोटी वैल्यू आएगी। लेकिन अभी यदि इस सिचुएशन को मैं देखूं तो ये पॉजिटिव है,
ये हमारा क्या है, पॉजिटिव। एक में से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव है। 1 में से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। एक में से घटाने पर, एक में से कुछ कम करने पर, ये जो पूरी वैल्यू है, एक में से कुछ कम करने पर जो ये पूरी वैल्यू है, इसका जो मान है, एक में से कुछ कम करने पर ये जो पूरी वैल्यू है, इसका जो मान है एक से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, एक से छोटी रहेगी। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि सर xn इक्वल टू 1 माइनस n प्लस 9 अपॉन 3n प्लस 2 लेस देन 1। ये वैल्यू हमेशा एक से छोटी आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला कि सर xn छोटा हो गया किससे, एक से। और इक्वेशन नंबर मैंने इसको क्या दे दिया, 2 दे दिया। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, कि सर पढ़ गई कि भाई एक में से माइनस हो रही है वैल्यू है, तो एक से छोटी आएगी, डेफिनेटिव बात है, आप कुछ भी रखो, एक से कम आएगी, एक नहीं आ सकती। एक कब आएगी, तो एक जब आती जब ये वैल्यू कितनी हो जाए, 0, और ये 0 होगी नहीं। ठीक है, क्योंकि एन का मान कुछ भी रखो 0 नहीं होगी ये, तो ये वैल्यू एक से छोटी आ गई। बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यहां लिख रहा हूं मैं ना, कि बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कि जो -1 से तो बड़ा है ये, और किससे छोटा है, एक से। नीचे से किसने बाउंड कर दिया, -1 ने, ऊपर से किसने बाउंड कर दिया, 1 ने। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो अपन क्या कह देंगे कि जो xn है वो कैसा है, बाउंडेड है। सीक्वेंस xn कैसा है, बाउंडेड है। तो इंप्लाइज करके आप लिख देना भले कि अनुक्रम xn बाउंडेड है, अनुक्रम xn इज बाउंडेड, या फिर परिबद्ध है। मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये जो प्रोसीजर मैंने किया है ना, ये हर क्वेश्चन वाइज वेरी करेगा। क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन इसको निकालेंगे कि सर अब दिमाग में ये चीज आ रही है, सर आपको पता कैसे लगा एक ही लेके आना है। अरे मेरे भाई एक नहीं, आप 2 ले आओ। आप लिख दो सर 2 से छोटा है, यहाँ लिख दो 2 से छोटा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 ले आओ, 5 ले आओ, 10 ले आओ, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमको खुद को आइडिया अपने आप लगने लग जाएगा कि ये सारी वैल्यू 1 से छोटी आएंगी। अब देख लो ये बन रहा है तो डेफिनेटली 1 से छोटा बनेगा, तो कितनी भी कोशिश कर लो 1 से बड़ा नहीं आ सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका हर बड़ा है, इसकी जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है और न्यूमरेटर क्या है, छोटा है। तो डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। अब n की वैल्यू आप रखोगे तो ये और बढ़ेगा, और ये जैसे जैसे बढ़ेगा ना उससे ज्यादा ये बढ़ेगा। जैसे जैसे इसका न्यूमरेटर या अंश बढ़ेगा ना, उससे ज्यादा तेजी से इसका हर बढ़ेगा। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन बने कि अंश से ज्यादा तेजी पर हर बढ़े, अंश से ज्यादा तेजी पर हर बढ़े, तो आप क्या समझोगे कि सर वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी। वो जो भिन्न है ना, वो जो अपनी फ्रैक्शन बन रही है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 से छोटी रहेगी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अब 2 से भी छोटी रहेगी, 1 से छोटी है, 2 से छोटी रहेगी, 3 से छोटी रहेगी। तो आपको कोई सा भी एक नंबर दिखा देना है। यहाँ पे मैंने 1 दिखाया, आप 2 दिखा दो, आप 3 दिखा दो, उसका फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक नंबर ऐसा चाहिए जिससे सारी वैल्यूज क्या हो, छोटी हो। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आप दोबारा देख लेना, फिर भी नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, नोट करिए। आगे देखिएगा, तो 2 बातें तो हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड अपना क्या कह रहा है, थर्ड के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं, यदि कोई भी सीक्वेंस या अनुक्रम एक दिष्ट वर्धमान या एक दिष्ट ह्रासमान, मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, दोनों में से कोई सा भी एक है, और साथ साथ बाउंडेड है, परिबद्ध है, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, अभिसारी होगा। आपको डायरेक्टली लाइन लिखनी है। और यदि कभी आपको किसी सीक्वेंस को अभिसारी प्रूव करना हो, मतलब आपको दिखाना है कि वो कन्वर्जेंट है, तो आपको बस इतना सा प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मतलब एक दिष्ट वर्धमान या एक दिष्ट ह्रासमान है, और साथ साथ क्या है, वो परिबद्ध है। आप ये 2 बातें प्रूव कर दो, अभिसारी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो अब लाइन लिखोगे, सिंस सीक्वेंस xn इज मोनोटोनिकली या मोनोटोनिक ओनली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड so it is convergent, कि जो सीक्वेंस जो xn है वो एक दिष्ट वर्धमान, अनुक्रम xn जो है एक दिष्ट वर्धमान व परिबद्ध है, एक दिष्ट वर्धमान व परिबद्ध है, तो यह है अभिसारी है, तो यह है अभिसारी है। कुछ लोगों के फोन में शायद ऐसा लगता है कि लेटर्स बहुत ज्यादा छोटे हैं, अक्षर छोटे हैं, तो वो एक काम करें, अपनी क्वालिटी को हाई कर लें, पहली बात तो। दूसरी बात, मैं जो बोल रहा हूं उन पे भी ध्यान दें, केवल बोर्ड पे लिखे पे फोकस करने के साथ साथ मेरी जो वर्डिंग है, मैं बोल रहा हूं ना साथ साथ, कि बोलने में तो साफ सुनाई देगा, तो जो मैं बोल रहा हूं उस पर भी फोकस करें दोनों का।
ठीक है, ताकि उनको दिक्कत फिर नहीं आएगी। कुछ बोलते हैं छोटे अक्षर है या फिर कुछ ऐसा है। अच्छा, फोर्थ पे आते हैं ना। फोर्थ अपना क्या कह रहा है कि सर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2/3 आना चाहिए, ये कह रहा है आपसे। तो देखिए कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn, इसको मैं क्या करूंगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn की वैल्यू कितनी है सर, xn ये रहा 2n - 7 अपॉन 3n प्लस 2, यही है ना। तो इसको मैंने लिख दिया कि सर 2n - 7 अपॉन 3n प्लस का 2। और आपको मैंने एक चीज बताइए पहले कि जब भी लिमिट इन्फिनिटी हो किसी चीज की तो वो हमेशा अपॉन में आना चाहिए। जब भी किसी चीज की लिमिट इन्फिनिटी हो तो वो कहाँ आना चाहिए, अपॉन। मतलब एन को कहाँ लिखना है अपन को, बटे में लिखना है। तो ये बनेगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2 - 7 अपॉन एन अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन एन। मतलब ऊपर से भी मैंने एन कॉमन ले लिया और नीचे से भी मैंने एन कॉमन ले लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऊपर से भी मैंने एन कॉमन ले लिया और नीचे से भी मैंने क्या कॉमन ले लिया, एन। और इस एन से ये वाला एन कट जाएगा। ठीक है, ऊपर से मैंने एन कॉमन ले लिया, नीचे से मैंने एन कॉमन ले लिया। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 2 - 7 अपॉन इन्फिनिटी और 3 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी। तो 2 - 0 अपॉन 3 प्लस 0, 2/3 हमारा आ गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही चाहिए था मुझे, 2/3। ठीक है, तो एक दिष्ट वर्धमान दिखाने के लिए तो मैंने क्या किया, सिंपल सा एक चीज तो मैंने ये दिखाई कि जो टर्म्स है या जो पद है उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज मैंने ये दिखाई कि अगली पद जो है n+1 जो टर्म है वो nवीं टर्म से बड़ी है, मतलब n+1वां पद nवें पद से बड़ा है। ठीक है, दूसरी बात उसने परिबद्ध कही थी। तो परिबद्ध के लिए मुझे दो चीजें दिखानी थी कि नीचे से परिबद्ध हो और ऊपर से परिबद्ध हो। तो एक तो नंबर में नीचे से ढूंढ लिया -1 जिससे सारी वैल्यू बड़ी थी, और एक ऊपर से मुझे कौन मिल गया, 1 मिल गया जिससे सारी वैल्यू छोटी थी। 1 कंपलसरी नहीं है, एक की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप सॉल्यूशन किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि जितना पास हो सके उतना पास अपन को लेके चलना है। मतलब जो पास में सबसे वैल्यू हो सकती है वो लेके चलता है। और आइडिया हमें लग भी रहा था, देखो यहाँ से हर जो है ना, हर डिनोमिनेटर वो अंश से बड़ा है, और जब हर अंश से बड़ा है तो डेफिनेटली वैल्यू 1 से छोटी होगी। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है ना, तो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अपन नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3.31 राजस्थान 2004 में 10वें और 15 में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, और थोड़ा सा डिफरेंट है अब तक क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है आपको एक तो एक्सएन दिया है कि सर एक्सएन सीक्वेंस है कोई, करली ब्रैकेट एक्सएन है, मतलब कोष्ठक एक्सएन में, और जहां x1 की वैल्यू तो आपको क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। xn+1 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 4 + 3xn अपॉन 3 + 2xn। xn+1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 + 3xn अपॉन 3 + 2xn। मतलब जो अगला पद निकलेगा ना वो xn मतलब पिछले पद की सहायता से ही निकलेगा। भाई n+1वां जो पद है वो nवें पद की सहायता से निकलेगा। n+1 जो टर्म है वो nth टर्म से ही निकलेगी। मतलब n+1वां जो पद है वो nवें पद से ही यहां पर हमको निकलेगा। ठीक है जी, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या रहा है कि प्रूव कीजिए कन्वर्जेंट है, मतलब क्या, अभिसारी है, और इसकी सीमा ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी लिमिट फाइंड करनी है अपन को। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अभिसारी सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अभिसारी सिद्ध कीजिए, मतलब इसको कन्वर्जेंट प्रूव करना है। और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया था, किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट या अभिसारी प्रूव करने के लिए आपको दो बातें प्रूव करनी पड़ेगी। पहली क्या, कि वो या तो एक दिष्ट वर्धमान हो या एक दिष्ट ह्रासमान हो, या तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक वो डिक्रीजिंग हो, पहली बात। दूसरी बात आपको ये प्रूव करनी पड़ेगी कि वो बाउंडेड हो। दूसरी बात क्या प्रूव करनी पड़ेगी, कि वो बाउंडेड हो, परिबद्ध हो। यदि आपने दो चीजें प्रूव कर दी, एक दिष्ट वर्धमान या एक दिष्ट ह्रासमान, दोनों में से कोई एक, और इसके साथ साथ आपने परिबद्ध भी प्रूव कर दिया, तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। तो इन्हीं दो चीजों पर मुझे फोकस करना है, ध्यान सुनिएगा। इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन के डिफरेंट मेथड से कराऊंगा मैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखेंगे जिनमें xn+1 और xn दोनों ही आपको दिख रहे हो, क्वेश्चन में यदि आपको xn+1 और xn दिख रहे हो, तो उसे अपन गणितीय आगमन से, मैथमेटिकल इंडक्शन से करते हैं। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, नया क्वेश्चन है, पहली बार पढ़ रहे हो, तसल्ली से और ध्यान से सुनना और समझना अच्छे से। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना क्लास को, बहुत आराम से समझिएगा। कि यहां सॉल्यूशन देखते जाओ, टारगेट पता लग गया ना हमें कि सर हमारा टारगेट है अभिसारी या कन्वर्जेंट प्रूव करना। और अभिसारी या कन्वर्जेंट प्रूव करने का मतलब है हमें एक तो लेके आना है एक दिष्ट वर्धमान या एक दिष्ट ह्रासमान, वो डिपेंड करेगा, वैल्यू बढ़ रही होंगी तो वर्धमान, घट रही होंगी तो ह्रासमान। दूसरी चीज मुझे क्या प्रूव करनी है, कि बाउंडेड या फिर परिबद्ध लेके आना है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से कि यहां
x1 इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। और xn प्लस 1 इक्वल टू कितना है कि सर 4 प्लस 3xn अपॉन 3 प्लस 2xn, जहां n की वैल्यू 1 से बड़ी है इसके लिए। ऑब्वियस बात तो होनी है क्योंकि 1 पर तो उसने 1 दे ही रखी है। अब यदि मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं, n की वैल्यू 2 यदि मैं रखता हूं तो यहां आएगा कि सॉरी n की वैल्यू 1 रखता हूं इसमें, इस वाले में n की वैल्यू क्या रख रहा हूं मैं, 1 रख रहा हूं। सॉरी x1 तो मेरे पास है लेकिन 1 रखूं जब 2 आएगा, 1 रखूंगा जब तो 2 आएगा, तो कितना आएगा x2। x2 कैसे निकालूंगा मैं कि सर x2 मैं निकालने वाला हूं, ध्यान से देखना, 4 प्लस 3x1, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, n की वैल्यू इसमें क्या रख रहा हूं, 1 रख रहा हूं, ठीक है। ये n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं आएगी यहाँ पे, इसको हटाना नहीं है, इसको n बिलोंग्स टू कैपिटल N कर लेना आप, नहीं आएगा ये, ठीक है। क्योंकि n की वैल्यू 1 रखेंगे जब जाके x2 निकलेगा, अगर n की वैल्यू 1 से ग्रेटर 2 रखूंगा मैं तो x2 निकलेगा ही नहीं, फिर डायरेक्ट x3 निकलेगा, ठीक है। तो सुनते जाइए, x2 कैसे निकलेगा, 4 प्लस 3, n की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, तो 4 प्लस 3x1 और 3 प्लस 2x1 बटे कितना, 3 प्लस का 2x1। कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 4 प्लस 3, x1 की वैल्यू कितनी है कि सर 1 है, इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 2, x1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 और 3 7 बटे 3 और 2 5, ये हमारे पास 7 बटे 5 x2 आ गया। अब यदि मैं n का मान 2 रखता हूं इसमें, तो ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, मतलब x3 बन जाएगा ये। तो ये 4 प्लस 3, n की वैल्यू 2 रख रहे हो, x2 अपॉन 3 प्लस 2 x2, ठीक है जी। तो 4 प्लस 3, x2 की वैल्यू कितनी है कि सर x2 की वैल्यू आई है 7 अपॉन 5, तो 7 बटा 5 बटे 3 प्लस 2 इंटू 7 बटा 5 बराबर। अच्छा कितना आएगा, 5 चौका 20, ठीक है, 5 चौका 20 और 7 21, 41 हो गए ऊपर, एलसीएम तो वही 5 है, नहीं कट जाएगा, 5 या 15 और 14 कितने हो गए, 29 हो गए, तो 41 बटा 29 हमारे पास ही आ गया। x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया। एक काम करो, इतना ही काफी है अभी, है ना। थोड़ा सा नोटिस करो, यहाँ पे वैल्यू 1 थी, ये 7 बटा 5 है, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, 1.2 आएगी ये वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू उससे ज्यादा आएगी, मतलब वैल्यूज क्या हो रही है, बढ़ रही है, वैल्यूज क्या हो रही है, बढ़ रही है। कि यहाँ x1 से बड़ा तो कौन है, x2, x2 से बड़ा कौन है, x3 है। तो ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये जो अनुक्रम है, वो जो सीक्वेंस है, वो यहाँ पर हाशमान नहीं है, वर्धमान ही है। सीक्वेंस या अनुक्रम जो हमारा है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि वैल्यूज क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं आगे। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां तक तो ठीक है कि मैंने शुरू के 3 टर्म्स देख ली, लेकिन सभी टर्म्स को यदि एक साथ दिखाना है और ऐसा क्वेश्चन जब आपको मिले तो आपको क्या करना है कि आपको यहां से गणितीय आगमन काम में लेना है, मैथमेटिकल रिलेशन। याद करो, n बराबर 1 के लिए तो ये रहा, फिर n बराबर किसके लिए, k के लिए, फिर n बराबर किसके लिए, k प्लस 1 के लिए, यही काम करते थे ना अपन। तो ध्यान से देखना, अब मैं लेके चल रहा हूं, मान रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ कि माना देखो, ये तो क्या कह रहा है कि x1 से बड़ा x2 है, x2 से बड़ा x3 है। मैंने मान लिया कि कोई टर्म होगी xk माइनस 1, उससे बड़ा होगा xk। मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि कोई टर्म होगी xk माइनस 1, उससे बड़ा कौन है, xk है, ठीक है जी। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि xk प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है, मतलब मुझे लेकर आने यहां xk माइनस xk प्लस 1 देखूंगा मैं, क्या देख रहा हूं मैं, xn या xk माइनस xk प्लस 1 मुझे देखना है कि ये वैल्यूज मुझे चेक करनी है कि यदि ये वैल्यू 0 से बड़ी आती है तब तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो, सॉरी ये बड़ा होगा या छोटा होगा, और यदि ये वैल्यू 0 से छोटी आती है तो ये ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। अब मुझे प्रूव यही तो करना है कि जो नेक्स्ट टर्म है, अगला पद जो है पिछले से क्या होगा, बड़ा। मुझे लेकर आना है कि xn प्लस 1 किससे बड़ा, xn से, लेकिन मैं किसकी सहायता से कर रहा हूं, उसको गणितीय आगमन से, ठीक है। ये मैंने मान के चल रहा हूं, आप चाहो तो इसको सोच सकते हो, मैंने n बराबर किसके लिए ले लिया, k के लिए, मान लिया n बराबर k के लिए। प्रूव किसके लिए कर रहा हूं, n बराबर k प्लस 1 के लिए, ठीक है साहब। चलो xk कितना होगा कि सर xk होगा, यहाँ n की जगह क्या रखूं कि मुझे xk मिले, कि सर यहाँ तो n की जगह रखना पड़ेगा आपको n माइनस 1, k माइनस 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा 4 प्लस 3 xk माइनस 1, ठीक है जी, अपॉन 3 प्लस 2 xk माइनस 1। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि सर मेरे तो आ गई। क्या हुआ कि मुझे xk चाहिए, ठीक है, तो इसमें से एक एक कम कर दूं, भैया xn प्लस 1 है, यदि मुझे xn चाहिए होता तो
कि सर xn इक्वल टू होता है, आप इसमें से एक एक कम कर लो, यहाँ पे एक कम किया तो xn रह जाएगा, यहाँ पे भी एक कम करोगे xn माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे भी एक कम करोगे xn माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका मेरे पास क्या आ गया, एक्स के फाइंड करने का, ठीक है। माइनस का साइन, एक्स के प्लस वन क्या होगा, जो xn प्लस वन है ना वही x के प्लस वन हो जाएगा, तो x के प्लस वन ये डिट्टो कॉपी लिख दीजिए बस, n की जगह के रख दो, 4 प्लस 3x के अपॉन 3 प्लस 2x के, चलते जाइए। एलसीएम कितना आएगा कि सर एलसीएम आएगा 3 प्लस 2x के माइनस वन इंटू 3 प्लस 2x के, ठीक है जी। अब यहां से आपको अपना टाइम बचाना है और जगह बचानी है, ठीक है, तो आपको दिमाग में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो सुनो, ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे, यही तो होगा भाई, ये चीज मल्टीप्लाई होगी इससे, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, यही तो होता है एलसीएम में, ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे, ठीक है। तो मेरे पास आने वाला है कितना कि सर 4 प्लस 3x के माइनस वन इंटू 3 प्लस 2x के माइनस 3 प्लस 2x के माइनस वन इंटू 4 प्लस 3x के, ये मेरे पास बनने वाली है वैल्यू। अब सॉल्यूशन आप इसको करते रहना, मैं डायरेक्टली काट पीट के लिख दूंगा। देखो मुझे पता है 3 दूनी 6 x ये मल्टीप्लाई होंगे और इधर भी 3 दूनी 6 तो कट गए, ठीक है। ये आएगा 4 दूनी 8 x के और यहाँ पर आएगा 3 तिया 9 x के, तो 1 x के बच रहा है माइनस का, तो माइनस का x के। उसके बाद आएगा मेरे पास 4 तिया 12 और 4 तिया 12 वो भी कट गए, एक आएगा 3x के माइनस वन, तो 9x के माइनस वन और 2 चौके 8x के माइनस वन, 9 में से 8 गए तो 1x के माइनस वन अपॉन कितना, ये पूरा का पूरा 3 प्लस 2x के माइनस वन, ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना आप, है ना, बच्चे नहीं हो बड़े हो। और ये कितना आएगा 3 प्लस 2x के। अच्छा एक चीज नोटिस करो, माना था कि x के माइनस वन छोटा है x के से, ठीक है, तो ये छोटा है इससे, और जब ये वैल्यू इससे छोटी है तो छोटी में से जब बड़ी वैल्यू घटाओगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सीधी सी बात है। तो लेस देन क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब मुझे यहां से क्या मिला कि जो x के है माइनस एक्स के प्लस वन है वो किससे छोटा है, 0 से। इक्वेशन नंबर देना चाहो तो आप इसको 1 दे देना और यहां लिख देना बाई इक्वेशन नंबर 1। अरे मेरे भाई x के माइनस वन छोटा है किससे, x के से, और छोटे में से बड़ी वैल्यू घटाओगे तो डेफिनेटली 0 छोटा आएगा, ठीक है। तो इसको इंप्लाइज करके अपन क्या लिखेंगे कि सर इसको इधर ट्रांसफर कर दो कि x के लेस देन x के प्लस वन, या जो x के प्लस वन है वो ग्रेटर है किससे, x के से, या x के प्लस वन ग्रेटर है किससे, x के से। चीजें समझ में आई कि नहीं है कि सर मेरे तो बहुत अच्छे समझ में आ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x के प्लस वन किससे बड़ा है, x के से बड़ा है, x के प्लस वन किससे बड़ा है, x के से बड़ा है। समझ में आ गया कि सर क्लियर है। अब समझना ध्यान से, गणितीय आगमन यही कहता है मैथमेटिकल इंडक्शन कि सर n इक्वल टू 1 के लिए देख लो पहले, तो n इक्वल टू 1 के लिए मैंने देख लिया 1 2 3 आ रहा है, फिर मैं n इक्वल टू k के लिए लेकर चला तो सर x के माइनस वन लेस देन मैंने x के कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने n इक्वल टू k प्लस वन के लिए प्रूव किया, लिखा नहीं मैंने कि n इक्वल टू k के लिए, n इक्वल टू k प्लस वन के लिए, चीज हमको खुद समझनी है, ठीक है। तो k प्लस वन के लिए मैंने चेक किया और देखा मुझे कि x के प्लस वन बड़ा है x से या x के छोटा है x के प्लस वन से, अपन क्या कह देंगे कि अतः यह है, या फिर आप एक काम कहोगे कि गणितीय आगमन से, अब जगह तो कहीं है नहीं, कहाँ लिखूं, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप कर लेना, मैं हटा रहा हूँ क्वेश्चन को, है ना, मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन को फिर से लिखा हुआ है, यहां लिख रहा हूं इसको मैं ना, कि मैं एक लाइन लिख रहा हूं यहां पे कि यहां अतः किससे, गणितीय आगमन से, अतः गणितीय आगमन से, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले लिखना कि सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन xn प्लस वन डेफिनेटली बड़ा होगा किससे, xn से, xn प्लस वन डेफिनेटली बड़ा होगा xn से। तो यह है एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, तो यह एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई, कि सर आ गई। सो इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, सो इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो एक बात प्रूव हो गई कि सर हाँ, एक बात प्रूव ये हो चुकी है कि यहां पर जो हमारा xn प्लस वन है वो xn से बड़ा है, मतलब अगला पद पिछले से बड़ा है, तो ये क्या है, एक दिष्ट वर्धमान है। एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ ये भी दिखाना है कि बाउंडेड है, यदि मैंने इसको बाउंडेड दिखा दिया तो मेरा काम बन जाएगा। ये परिबद्ध यदि मैंने इसको दिखा दिया, 2 नंबर यदि मुझे ऐसे मिल गए जिसमें 1 से तो सारी वैल्यू बड़ी हैं
और 1 से सारी वैल्यू छोटी हैं तो मेरा काम बन जाएगा और मैं क्या कह दूंगा कि सर ये परिबद्ध अनुक्रम है। और जब मतलब बाउंडेड है और जब एक दिष्ट वर्धमान हो जाएगा और परिबद्ध हो जाएगा तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है कि सर कन्वर्जेंट या फिर अभिसारी हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार नोट करो और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। और ये जो वैल्यू आई है ना x1 की, x2 की, x3 की, ये वैल्यू ध्यान रखना, ठीक है, इनको मैं इनको दोबारा यूज करने वाला हूं। चलिएगा, आगे देखिएगा। तो मेरे पास जो सीक्वेंस सेक्शन है वो ये आया है कि 1 7/5 41/29 डॉट डॉट डॉट, मतलब वैल्यू बढ़ती जा रही है। और ये अनुक्रम कैसा है कि सर ये जो अनुक्रम है एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। कैसा अनुक्रम है ये? एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। ये बात मुझे क्लियर हो गई, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि यदि ये एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है तो सारी वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? कि सबसे छोटी वैल्यू 1 होगी। यदि ये एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1 है। मतलब आप डायरेक्टली यहां लिख सकते हो कि है कि जो 1 से लेस इक्वल होंगी कौन? xn। इक्वेशन नंबर दे दी मैंने इसको, शायद 1 2 3 नहीं दिए, देख लेना जो भी दिए, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं कि 1 से सारी वैल्यू बराबर या इससे बड़ी होंगी। तो बराबर में तो पहली वैल्यू आ गई, बड़ी में सब आ गई, ठीक है। अब मुझे ये पता लगाना है कि नीचे से तो इसको 1 ने बाउंड कर दिया, 1 ने इसको नीचे से परिबद्ध कर दिया, लेकिन ऊपर से इसको कौन परिबद्ध कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ऊपर से इसको बाउंडेशन कौन लगा रहा है वो इंपॉर्टेंट है कि सर आप मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता और कैसे निकाला ये भी नहीं पता। तो अपन क्या करते हैं, रेंडमली कुछ लेकर चलते हैं। कुछ लेने का मतलब मैंने मान लिया 2 को देख रहा हूं, मैं 2 पे अप्लाई करके देख रहा हूं, ये वैल्यू मुझे दिख रही है कि सर ये वैल्यू बढ़ तो रही है लेकिन ये डबल नहीं हो रहा है। भाई डबल यदि हो जाता तो 2 आ जाता, 2 नहीं हो रहा है। या 5 दूनी 10 होते हैं, 29 दूनी 58 होते हैं, ऐसा नहीं बन रहा है ना। तो मैं एक बार 2 को आजमा के देखता हूं कि 2 को चेक करके देखता हूं कि क्या 2 से सारी वैल्यू छोटी है या फिर 2 से सारी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो देखिएगा कि यहां माना क्या ले लिया अपने मन से कि xn+1 में से मैं 2 को माइनस करके देख रहा हूं, अपने मन से कर रहा हूं। ये आप 3 कर लो 4 कर लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 को करके देख रहा हूं। अब जो हमारा xn+1 था, अब जो हमारा xn+1 था वो कितना था? 4 + 3xn अपॉन 3 + 2xn और माइनस कितना? 2। ये आया था मेरे पास। xn+1 कितना था? 4 + 3xn अपॉन 3 + 2xn, ये आया था। अच्छा सुनो, एलसीएम कितना आने वाला है कि सर 3 + 2xn। ये बनने अपने मन से लिया है मैंने, तो ध्यान रखना आप 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो जो आपको मन करे। मैं तो सबसे छोटा 2 ले लिया क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वैल्यू 2 से बड़ी नहीं हो रही और मुझे तो पता भी है 2 से बड़ी होगी भी नहीं, ठीक है। चलो तो ये आ गया 4 + 3xn माइनस 2 3 कितने हो गए? 6, 2 दूनी कितने हो गए? 4xn। तो वैल्यू आ गई 4 में से 6 गए तो सर माइनस का 2, 3xn - 4xn माइनस का xn, तो उसको प्लस xn लिख लिया और अपॉन कितना? 3 + 2xn। भैया माइनस का 2 आएगा, माइनस का xn आएगा, माइनस n मैंने कॉमन ले लिया तो 2 + xn आ गया। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो किससे छोटी होगी? 0 छोटी होगी। डेफिनेट सी बात है, यदि नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो 0 से छोटी होगी। इसका मतलब ये हुआ इधर क्या चल रहा है कि सर इधर चल रहा है कि जो xn+1 है माइनस का जो 2 है इसमें से वो किससे छोटा आ गया? 0 छोटा आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो इंप्लाई करके मैं क्या लिखूंगा कि सर जो xn+1 है वो लेस होगा किससे? 2 से। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया इसको मैंने? सेकंड। मतलब जो xn+1 की वैल्यू किससे छोटी आ रही है? 2 छोटी आ रही है। हो सकता है कि ये 1.9 से भी छोटी हो सकता है 1.8 से भी छोटी हो सकता है 3 से तो होनी है जब 2 से हो गए तो, ठीक है। लेकिन मुझे केवल एक नंबर ढूंढना है, ऐसा मुझे एक नंबर ऐसा ढूंढ के लाना है जिससे वैल्यू क्या आ रही हो? छोटी आ रही हो। यदि वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने रैंडमली अपने मन से 2 घटा के देख लिया, आप 3 घटा लो, 1.9 माइनस कर लो, 1.8 माइनस कर लो, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट कितना था? 1 < xn और सेकंड कितना है? <2। तो ये नीचे से ऊपर से बाउंड हो गया, नहीं हुआ? अरे नीचे और ऊपर दोनों तरफ से बाउंड हो गया ना। तो कैसा अनुक्रम है ये? परिबद्ध अनुक्रम है। आप लिखोगे अतः अनुक्रम xn परिबद्ध है, अतः अनुक्रम xn परिबद्ध लिख देना वाले। सो सीक्वेंस xn इज बाउंडेड, सो सीक्वेंस xn इज बाउंडेड, ठीक है। बाउंडेड का काम खत्म। अब आ जाते हैं एक लास्ट टर्म उसने कही है कि इसकी सीमा ज्ञात कीजिए, इसकी लिमिट ज्ञात कीजिए। ये तो कहा है ना उसने, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सीक्वेंस की जो भी लिमिट होगी या अनुक्रम की जो भी सीमा होगी वो रहेगी तो यूनिक,
पढ़ रखा है अपन ने, सीमा अद्वितीय होती है, पर मैं प्रूव करी है अपन ने। जो भी सीक्वेंस की सीमा होगी या अनुक्रम की सीमा होगी अद्वितीय होगी। अब पद में चाहे कोई सा भी ले लूं, चाहे मैं xn लूं, चाहे xn+1 लूं, चाहे x1 लूं, चाहे x10 लूं, चाहे x9 लूं, सबकी लिमिट एक ही आएगी, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि माना आगे बढ़ रहा हूं, है ना, अनुक्रम xn की सीमा जाई है। माना अनुक्रम xn की सीमा जाई है कि लेट लिमिट ऑफ सीक्वेंस xn इज जाई। इंग्लिश में लिख लेना, लेट लिमिट ऑफ सीक्वेंस xn इज जाई। ठीक है, तो चाहे मैं xn की करूं तो भी जाई आएगा, यही तो लिमिट लिखने का तरीका होता है। चाहे मैं xn+1 की करूं तो भी क्या आएगा, जाई आएगा, है ना भाई। xn भी उसका अनुक्रम का n पद है, xn+1 भी अनुक्रम का n+1 पद है। तो चाहे मैं xn की लिमिट निकालूं, चाहे मैं xn+1 की निकालूं, आएगी तो जाई। ठीक है, चलो ठीक, इसको उठा रहा हूं मैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn+1 इक्वल टू जाई। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, xn+1 की वैल्यू कितनी थी, xn+1 की वैल्यू थी ये रही 4+3xn अपॉन 3+2xn। नए नए तरीके सीख रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, लिमिट तो n की लगेगी, तो मैंने क्या लिख दिया इसको, इक्वल टू कितना, जाई। कि सर ये आ गया 4+3 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn अपॉन 3+2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू कितना, जाई। मुझे बताइए कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू कितना, ये भी जाई है, तो इसकी जगह जाई और यहां भी जाई रख दूं, तो ये आ गया भैया मेरे पास 4+3 जाई अपॉन 3+2 जाई इक्वल टू कितना, जाई। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4+3 जाई इक्वल टू जाई इंटू 3, इधर 3 जाई प्लस जाई इंटू 2 जाई, इधर 2 जाई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन गई कि 2 जाई स्क्वायर और 3 जाई से 3 जाई कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना, 4। 4 से कितने बार कटेगा, 2 बार। तो जाई की वैल्यू क्या आ गई सर, +-√2 आ गई। लेकिन जाई की लिमिट जो है, ये तो पॉजिटिव नंबर को कर रहा है, नेगेटिव नंबर को ही नहीं, नेगेटिव टर्म इसको है ही नहीं, तो डेफिनेटली क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो जाई इक्वल टू क्या होगा, इधर जाई इक्वल टू हो जाएगा √2। यही इसकी क्या है, सीमा है या फिर लिमिट। नेगेटिव टर्म नहीं आएगी इसमें, क्योंकि नेगेटिव टर्म तो है ही नहीं, और जब नेगेटिव टर्म नहीं है तो नेगेटिव और बढ़ रहा है, पीछे थोड़ी जा रहा है नेगेटिव की ओर, ये तो आगे जा रहा है पॉजिटिव की ओर। ठीक है, तो क्या किया मैंने xn की सीमा जाई मान लिया अपने मन से, लिमिट मैंने क्या मान ली, जाई मान ली। अब जाई अकेले xn की नहीं है, इसमें जितने भी पद होंगे उन सबकी लिमिट जाई है। ठीक है, xn हो चाहे xn+1 हो चाहे x1 हो चाहे x10 हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो xn की लिमिट भी जाई, xn+1 की लिमिट भी जाई, मैंने उसको उठा लिया, xn+1 की वैल्यू रख दी, लिमिट को n वाले टर्म पे ले गया मैं। इसकी वैल्यू कितनी है, जाई, इसकी भी जाई। सॉल्व करके देखा तो जाई की वैल्यू +-√2 आई। +-√2 में तो नेगेटिव टर्म होगी नहीं, क्योंकि तो वैल्यू बढ़ती जा रही है। भाई लिमिट का मतलब क्या समझाया था मैंने, सीमा का, कि जिसकी ओर अग्रसर हो रहे हो, जिसकी ओर टेंड कर रहे हो, वो क्या होती है, लिमिट होती है। तो √2 की ओर टेंड कर रहे हैं, इसलिए इसकी लिमिट क्या है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। आज आपको 2 क्वेश्चन कराए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत शानदार क्वेश्चन थे, दोनों को अच्छे से नोट करिए, समझिए, एक बार 2 बार 3 बार देखिए और नोट्स अपने बनाते रहिए। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।